गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम पर चर्चा करेंगे। 1941 में स्टॉपलर और सैमुअल्सन ने एक थ्योरम वर्कआउट किया हेक्सचर-होलन थ्योरम से। इट वाज रिगार्डिंग द कंसर्निंग द इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इसे स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, with the opening of free trade, it benefits the relatively abundant factor and hurts the relatively scarce factor of production. अब यह सिद्धांत यह कहता है कि यदि दो साधन दो वस्तु अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जिस वस्तु की कीमत बढ़ी है उसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रचुर साधन की कीमत बढ़ जाएगी और दुर्लभ साधन की कीमत गिर जाएगी और वाइस वर्सा भी ऐसा ही होगा। अब देखिए इस सिद्धांत की या इस थ्योरम की कुछ assumptions हैं जिनको कि हम लेकर के चलते हैं इस सिद्धांत को समझाने के लिए। सबसे पहले जो कंट्री है जिसको लिया है वो इट इज प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स, फॉर एग्जाम्पल से स्टील एंड क्लॉथ, और विद द हेल्प ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कैपिटल और लेबर। स्टील एक कैपिटल इंटेंसिव वस्तु है और क्लॉथ क्या है, लेबर इंटेंसिव वस्तु। एंड प्रोडक्शन फंक्शंस आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। अब तीसरे assumption ये है कि सप्लाई ऑफ बोथ द फैक्टर्स फिक्स है। नेक्स्ट assumption ये है कि कंट्री इज assumed टू बी लेबर अबंडेंट, श्रम की प्रचुरता है इस देश में और पूंजी का अभाव है तुलनात्मक रूप से। फिर नेक्स्ट assumption है पूर्ण प्रतियोगिता है, बोथ श्रम जो साधन बाजार है और जो वस्तु बाजार है दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता है। नेक्स्ट assumption है इंटरनेशनल जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, व्यापार की जो शर्तें हैं अंतरराष्ट्रीय, वो भी स्थिर हैं। तो इन सब मान्यताओं के दिए हुए होने पर अब हम स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम को समझने का प्रयास करेंगे। इस डायग्राम में स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम को समझाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं जो ओरिजिन ऑफ क्लॉथ आइसोपॉइंट इज एट ए एंड दैट ऑफ स्टील जो है वो है बी पर। क्लॉथ आइसोपॉइंट T0 और T1 से बताए गए हैं, स्टील के आइसोपॉइंट S0 और S1 से बताए गए हैं। नॉन लीनियर कॉन्ट्रैक्ट कर्व अगर दिया हुआ है आप देख सकते हैं तो क्लॉथ उसके अकॉर्डिंग क्लॉथ जो है वो लेबर इंटेंसिव है और स्टील जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, सभी प्रोडक्शन लेवल्स जो है उस पर। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, जब ट्रेड नहीं होता है, द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट Q ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व वेयर द क्लॉथ एंड स्टील आइसोपॉइंट्स क्या है, T0 और S0 टेंजेंट हैं एक दूसरे से। फैक्टर प्राइस रेशियो at Q is represented by the line P0. At this point, the capital labor ratio in cloth is equal to the size of angle QAC and that of steel is equal to angle QBD। आप देख सकते हैं इसको डायग्राम में। When trade opens up, जब व्यापार शुरू होता है तो क्या होता है, the country will move towards increased production of cloth जो कि labor intensive good है and reduced production of steel जो कि capital intensive good है। The production will now take place at R where the higher cloth isoquant T1 is tangent to lower steel isoquant S1 and the new set of factor price ratio at R is indicated by line P1। अब नोट करिए कि P1 is steeper than P0। ये क्या बताता है, ये बताता है कि an increase in the capital labor ratios in the production of both cloth and steel. The capital labor ratio in the production of both cloth and steel जो है the capital labor ratio in cloth has gone up from Q जो है angle QAC to RAC and in steel it has gone up from angle QBD to angle RBD। अब देखिए ट्रेड जो है इट मस्ट इंक्रीज द रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ विच इज एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री। जो है वो मैंने बोला आपको कि रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ जो है उसकी जो है प्राइस बढ़ाएगा।
ये डायग्राम इस पर्टिकुलर डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं पॉइंट Q जो है इस डायग्राम में वो पहले वाले डायग्राम के पॉइंट Q से मेल खाता है, और सिमिलरली जो लाइन P0 है पिछले डायग्राम में वो करस्पॉन्ड कर रही है इस डायग्राम में लाइन P0 के। तो प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट R पर आफ्टर ट्रेड जो है, जो पहले डायग्राम में है, उसका करस्पॉन्डेंस इस डायग्राम से है पॉइंट R से। तो आप नोट कर सकते हैं कि रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ एंड स्टील आर सच दैट they correspond to line P0 which is tangent to the transformation curve at point R. This would mean that the price of cloth has gone up relative to steel. अब इसका लॉजिक इसको समझने का प्रयास करते हैं, वो ये है कि जैसे जैसे क्लॉथ का प्रोडक्शन एक्सपांड करता है वैसे वैसे रिसोर्सेज जो हैं, साधन जो हैं, they will be transferred from steel industry to cloth industry. But the steel industry will release such quantities of capital that the cloth industry can only absorb at a lower price per unit of capital released. Consequently, क्या होगा? The remuneration of capital will have to fall in order that all the released capital is absorbed. On the other hand, the expanding cloth industry will want to employ more labor than the amount of labor released by the contracting steel industry. Consequently, क्या होगा? The price of labor is bit higher and the remuneration of labor will have to go up. This would in the end mean that the absolute income share of labor will go up and that of capital will go down. Trade will therefore increase the welfare of the factor of production which is used intensively in the expanding industry, while the factor of production used intensively in the contracting industry will suffer loss of welfare as a result of trade. In other words, क्या होगा? स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम क्या बता रहा है कि ट्रेड इंक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ अबंडेंट फैक्टर, यानी द लेबर शेयर इन द जीएनपी जो है वो बढ़ जाता है एट द कॉस्ट ऑफ स्केर्स फैक्टर. द शेयर ऑफ कैपिटल, यानी जो शेयर ऑफ कैपिटल है जीएनपी में वो घट जाता है. और एक तरह से जो है अगर हम इगैलिटेरियन जो है पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड will result in a more favorable income distribution in the labor surplus countries. ये एक important implication है किसका? स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम का. तो स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम की जो है implications को अगर हम विस्तार से देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये ग्रेटर रेलेवेंस रखता है लेस डेवलप्ड कंट्रीज के संदर्भ में, और जो कि पूंजी गहन देश है जहां पर श्रम की गहनता है. और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो है फ्री ट्रेड विल प्रमोट बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन सच कंट्रीज. और दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट एक्सपांशन इन देशों में प्रमोट करना चाहिए, किसकी जगह? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जगह. ये एक्सपोर्ट एक्सपांशन को जो है अडॉप्ट करना चाहिए ऐसे देशों को. और ये जो है फ्री ट्रेड और एक्सपोर्ट एक्सपांशन ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. द स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अडॉप्टेड थ्रू टैरिफ्स एंड अदर प्रोडक्टिव मेजर्स जो है वो that will only lead to consequences which are unfavorable from standpoint of either economic growth or social welfare that via income distribution. तो जो पिछड़े देश हैं उनको क्या करना चाहिए? जहां पर श्रम की बहुलता है उनको क्या करना चाहिए? एक तरह से फ्री ट्रेड की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, एक्सपोर्ट एक्सपांशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, और जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो पॉलिसी है टैरिफ्स के माध्यम से या अदर प्रोटेक्टिव मेजर्स के माध्यम से उनको कम करना चाहिए या प्रिवेंट करना चाहिए. तो स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम जो है इट मेक्स अ केस अगेंस्ट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. इट एक तरह से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का यह जो सिद्धांत है वो नकारता है. और दिस इज एज फार एज लेबर सरप्लस कंट्रीज आर कंसर्न्ड. थैंक यू.